हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी। और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पीछे दाएं बाएं हमको हमेशा मिलती रहती है। ठीक है, उसी कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमारा हमें ये बताता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपने पास में होगा क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर एरोमेटिक कोई कंपाउंड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए किस क्राइटेरिया से हम चेक करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि कंपाउंड जो है, अगर वो एरोमेटिक होने के लिए तैयार है तो उसको साइक्लिक होना पड़ेगा और उसको प्लेनर होना पड़ेगा। प्लेनर का मतलब मैं आपको बार बार समझा चुका हूं कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है ना, तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, राइट। इसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन पाया जाना चाहिए। कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन का होना भी जरूरी है। तीसरी चीज है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये बहुत जरूरी चीज है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर उसमें होंगे तभी वो एरोमेटिक होगा। और बच्चों, इसी को हम लोग हक्कल रूल बोलते हैं। हक्कल साहब ने यही बात बताई थी कि अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है, प्लेनर है, वहां साइक्लिक कंजुगेशन पाया जा रहा है, साथ ही साथ उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जा रहे हैं, तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर जो एन की वैल्यू है हमारी, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, बट याद रहे कि होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम एन की जगह पर 0 रख करके देखेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम एन की जगह पर 1 रख करके देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसी तरीके से एन की जगह पर अगर हम 2 रख करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाता है 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर मैं यहाँ एन की जगह पर 3 रख करके देखता हूँ तो मेरा नंबर आ जाएगा यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 4 4 का डिफरेंस होता जा रहा है। अगर ये नंबर्स हमारे मिलते हैं, कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है और उसमें साइक्लिक कंजुगेशन पाया जा रहा है, साथ ही साथ पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना 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 या इतना और आगे भी कंटिन्यू इसको कर सकते हो, अगर पाया जाएगा तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे आप एक बात को, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी उनमें पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। वहां पर क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता था, जो कि हकल्स रूल था, और यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। यही दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। जैसे यहाँ पर हम 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए n की वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और ये होल नंबर में होगी। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर बच्चों यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू 2 रखता हूँ, n की वैल्यू 3 रखता हूँ, या n की वैल्यू हम 4 रखते हैं, और भी आगे कंटिन्यू आप कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि अगर 1 रखा हमने तो जो n की वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी, और अगर 3 रखा तो n की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो यहाँ से हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे निकल करके कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन। है ना बच्चों, यहाँ पर जो है हमारे पास में 4 4 का डिफरेंस है, लेकिन याद रखिएगा 2 6 10 14 ये आता है तो हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अगर 4 8 12 16 आता है तो ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है? वो हमारा फॉलो कर रहा है सीधा सीधा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। ठीक है, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास एक आता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल वो प्लेनर नहीं है, सब कंडीशंस फॉलो करता हो, लेकिन वो फिर भी कैसा माना जाएगा? नॉन एरोमेटिक माना जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अपना एरोमेटिक, एरोमेटिक, फिर इसके बाद होता है अपना नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है अपने पास में एंटी एरोमेटिक। सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक।
एंटी एरोमेटिक। तो ये है अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछे जाएंगे कि ये कंपाउंड्स कुछ दिए गए हैं, इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है ना। चलिए हम कुछ आपको जो है प्रैक्टिस भी करवाएंगे, उसमें आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम आपको करवाते हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स हैं, कुछ उनमें हम आपको सिखाते हैं। ये है मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड, इस तरीके से चलिए पहले बना लेते हैं। सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, मेरे पास यहाँ पर लगा है बच्चों प्लस, और यहाँ पर है मेरे पास डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, सभी में डबल बॉन्ड जो है हमारे पास यहाँ पर ऐसे करके है, इस तरीके से ये हमारे सबके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरे पास क्या है, लोन पेयर के साथ माइनस चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। तो बच्चों हमें बताना है कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ये सारी बातें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में सिर्फ ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कॉन्जुगेशन पाया जाएगा प्लस और पाई के बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनको पाई इलेक्ट्रॉन ही गिना जाएगा। यहाँ देखोगे तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, बल्कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। और ये कैसा है हमारे पास, इसमें अब ये sp3 हो गया, नॉन प्लेनर है, तो नॉन प्लेनर वाले तो हमारे सीधे सीधे नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, नॉन एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा अपना, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद ये अपना 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। और ये अपना क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, एरोमेटिक हो जाएगा। अब अगर स्टेबिलिटी पूछ ले, मैं कहूं कि ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, और ये मेरा थर्ड है, और अगर स्टेबिलिटी पूछ ले तो बताओ क्या करोगे। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब फर्स्ट, फिर इसके बाद थर्ड, और फिर इसके बाद सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। बात बच्चों क्लियर हो रही है, क्लियर कट समझ में आ रही है बात, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हों, कुछ इस तरीके से मेरे पास कंपाउंड्स हों, जैसे कंपाउंड्स बनाने में थोड़ा तो टाइम बच्चों लगेगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के आपको बात समझ में आ रही होगी कि सर आप नेप्थलीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक, बिल्कुल सही समझ रहे हो बच्चों आप। मैं नेप्थलीन ही बनाने की कोशिश कर रहा था, और ये अपनी नेप्थलीन बन करके रेडीमेड तैयार हो, ठीक है। ये नेप्थलीन है, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर ये नेप्थलीन है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी पाया जा रहा है, फ्यूज्ड रिंग है यहाँ पर, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी करता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक हो जाएगा। बात क्लियर कट समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो हम दूसरा कंपाउंड बनाए, जैसे मेरे पास दूसरा कंपाउंड कुछ इस तरीके से है, दूसरा कंपाउंड जो है अपना, आपको लगा होगा कि सर आप वाइफिनाइल बनाने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल सही लग रहा है बेटा आपको। आगे पढ़ोगे आप, ये किस रिएक्शन का, फिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हो गई अपने पास में, ये हो गया बाइफिनाइल, ठीक। अब अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, बाइफिनाइल आ जाए, तो इसमें क्या करिए आप, अलग अलग रिंग में देखिए, अलग अलग देखिए, जैसे यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, तो ये जो है अपना क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर 3 रिंग को फ्यूज कर दे तो वो भी क्या हो जाएगा अपना, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मान लो कि हमारे पास में कोई कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके से है, और दूसरा कंपाउंड भी मेरे पास इस तरीके से है,
तीसरा कंपाउंड भी मेरे पास कुछ इस तरीके से है, और चौथा कंपाउंड भी मेरे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, या तो एक काम कर सकते हैं, चौथे वाले कंपाउंड को, अच्छा रुको, तीसरे वाले को हटाते हैं और यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। कुछ इस तरीके का कंपाउंड, मतलब ये प्रीडीन बनाना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा जरा अच्छे से, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से है अल्टरनेट पोजीशन पर। ठीक है, एटम्स जो हमारे लगे हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास सल्फर है, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन, और ऐसे करके हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन। बच्चों इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास दो दो लोन पेयर होंगे, इसके पास दो दो लोन पेयर होंगे। राइट, क्लियर है? ठीक, ये आप जानते होंगे कि ये अपने नाम, अगर इनकी बात करें इनके नाम की, तो ये अपना फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन। ये अपना थायोफीन है, और ये अपना क्या है, पाइरॉल है। पीछे भी आप लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो। और ये अपना प्रीडीन, राइट, प्रीडीन है। ठीक, तो इन सब में अगर आप देखें, मैं सब की बात एक साथ में ही करता हूं, ठीक है ना। सबको अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा देखने के लिए आपको, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इन सब में हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि जब दो होते हैं तो रिजोनेंस में कोई एक पार्टिसिपेट करता है, मैंने आपको बताया था। ये दोनों बातें इससे हो जाएंगी, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है उसी एटम पर और वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है हमें रिजोनेंस में। ये जो लोन पेयर होता है ये पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे कंपाउंड जो हुए आपके, वो हो जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक भी हैं, मतलब इनमें जो साइकिल में सारे एटम्स हैं वो सेम नहीं है, इसीलिए ये हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, और कैसे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक की, जो कि है हमारे पास डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, जिसमें हम एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसकी एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होती है, किसकी डीएक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होती है, कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, कौन मेटा डायरेक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स की बात करते हैं। मैं आपको पीछे प्लस आर ग्रुप, माइनस आर ग्रुप, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। मैंने वहां पर पढ़ाते समय छोटा सा थोड़ा सा टच भी दिया था आपको कि जो प्लस आर ग्रुप्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ मूव कराते हैं और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। राइट बच्चों, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर पढ़ना है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में एक बात तो हमें पहले से पता है कि प्लस आर ग्रुप्स एंड alkyl groups जो कि हमारे हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, ड्यू टू प्लस आर पावर एंड हाइपर कंजुगेशन these groups increase the electron density at the ortho and para position, hence substitution takes place at ortho and para position। क्यों सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होता है, क्योंकि मैंने बच्चों आपको बताया था कि मान लो कि अगर मेरे पास में ये कोई रिंग लगी है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास में लगा है कोई प्लस आर ग्रुप, प्लस आर ग्रुप ये इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ ट्रांसफर करेगा ऐसे करके, ठीक है ना। कोई प्लस आर ग्रुप लगाएगा तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा है तो रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा होता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया में। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल मेरा अटैक कर सकता है यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर और अटैक कर सकता है यहाँ पैरा पोजीशन पर। मतलब ये
कैसा हो जाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा। तो क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आपको समझ में आ रहा है? रिएक्शंस में बहुत जरूरत पड़ेगी बच्चों इनकी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर अगर आप नहीं समझ पाए, गलतियां आपसे होती रहेंगी, क्वेश्चन आपके गलत होते रहेंगे, आपको गलतियों का भुगतान करना पड़ता रहेगा। तो इसीलिए अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बात करें। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे रिंग के एक्टिवेटर्स होते हैं एक्सेप्ट हैलोजन। ठीक है, रिंग के एक्टिवेटर्स होते हैं एक्सेप्ट हैलोजन। अब हैलोजन का केस क्या है उसको समझिएगा। मैंने वहां पढ़ाते समय भी आपको बोला था कि हैलोजन को छोड़ करके हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, हैलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ड्यू टू प्लस आर पावर। हैलोजन्स प्लस आर पावर की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, लेकिन रिंग के डीएक्टिवेटर होते हैं। क्यों रिंग के डीएक्टिवेटर होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इनकी माइनस आई पावर ज्यादा होती है। माइनस आई पावर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे डीएक्टिवेटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेटर। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ड्यू टू प्लस आर पावर, क्योंकि प्लस आर की वजह से ही हम ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर डिसाइड कर रहे थे। लेकिन हैलोजन जो है रिंग के डीएक्टिवेटर होते हैं। बाकी जितने भी प्लस आर होते हैं सारे, या हम कहें जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, सब के सब रिंग एक्टिवेटर होते हैं एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस आर पावर होते हैं, बट रिंग के डीएक्टिवेटर होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई पावर। बच्चों बात क्लियर हो गई? अच्छे तरीके से समझ पाए हो? चलो एक्टिवेटिंग पावर की बात करते हैं। तो एक्टिवेटिंग पावर क्या होती है बच्चों? याद रखना ये ऑर्डर आपको। सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग पावर जो होती है हमारे पास वो होती है NH2 की। इसकी NH2 की। उसके बाद जो एक्टिवेटिंग पावर होती है हमारे पास वो होती है NHCOCH3 की। NHCOCH3 की होती है, राइट। उसके बाद जो एक्टिवेटिंग पावर होती है हमारे पास वो OH की होती है। OH की। इसके बाद एक्टिवेटिंग पावर OR की होती है। OR में आप कई बार फंस जाओगे और OH के साथ में, तो इसीलिए याद रखिएगा OH की एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है OR से। फिर होती है एल्काइल ग्रुप की। ये बच्चों एक्टिवेटिंग पावर का ऑर्डर है, इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है, याद रखना है। क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए अब हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टर्स की या डीएक्टिवेटर्स की। ये कौन से हुआ करते थे बच्चों? ये होते थे माइनस आर ग्रुप और CH3 मतलब जो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते थे, क्योंकि हैलोजेंस अगर लगे होंगे तो वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, ठीक है ना। तो ड्यू टू माइनस आर पावर और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन दीज ग्रुप्स डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हेंस मेटा पोजीशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो सब्स्टिट्यूशन कहां होना है? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है आपके मेटा पोजीशन पर इस कंडीशन में, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पर अटैक करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन होती है। सो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन, इसीलिए मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है मेटा पोजीशन पर। और ये ग्रुप्स हमारे मेटा डायरेक्टर्स कहलाते हैं। जितने भी मेटा डायरेक्टर होते हैं वो सब डीएक्टिवेटर होते हैं। इसमें हैलोजन या एक्सेप्ट वाला कोई भी खेल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस बात को अभी और ज्यादा क्लियर करिए आप लोग, थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। जैसे ये बच्चों मेरे पास में रिंग है, यहाँ कोई मेरा माइनस आर लगा है। अब ये तो तुम जानते ही हो माइनस आर है तो वो इलेक्ट्रॉनों को रिंग से निकालेगा, इलेक्ट्रॉनों को रिंग से खींचेगा। तो बताओ जब ये खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहाँ से, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएगा भी तो बताओ मेटा पोजीशन पर ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ से गया तो ऑर्थो पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे करके आएगा यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पर ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा थोड़ी ना है। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? या तो इस मेटा पर अटैक करेगा बेटा, या तो फिर इस मेटा पर अटैक करेगा, ठीक है। मतलब अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल का वो मेटा पोजीशन पर होगा। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि ये मेटा डायरेक्टर्स क्यों होते हैं। देखिए हर एक चीज रीजन के साथ आपको मिल रही है, हर एक चीज रीजन के साथ आपको समझाई जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर डीएक्टिवेटिंग पावर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर NO2 की डीएक्टिवेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर डीएक्टिवेटिंग पावर हमारी CN की होती है। फिर इसके बाद SO3H की होती है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास CHO की होती है। और लास्ट हमारे पास में हैलोजन आ जाते हैं, क्योंकि हैलोजन डीएक्टिवेटर होते हैं, ठीक है बच्चों। हैलोजन क्या होते हैं? डीएक्टिवेटर होते हैं, तो हैलोजन आ जाते हैं। क्लियर है बेटा? इतनी बातें आपको पढ़नी थी इसके बारे में, जो कि आप लोगों ने सीख लिया। अब आइए मैं आपको एप्लीकेशन सिखाता हूँ इस चीज का कि कब किस कंडीशन में कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर बेंजीन की रिंग पर पहले से एक ग्रुप कोई लगा हुआ है तो आने वाला दूसरा कैसे लगेगा, कहां पर लगेगा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ 3 केस मिलेंगे हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से 3 केस, एक बार जल्दी से समझिए। दोनों के दोनों हमारे एक्टिवेटर ग्रुप लगे हुए, ठीक है, एक तो वो केस। दोनों के दोनों डीएक्टिवेटर लगे हो, एक वो केस। और एक एक्टिवेटर लगा हो, एक डीएक्टिवेटर लगा हो, एक वो केस। तो टोटल 3 केस बनेंगे। पहला केस हम उठाएंगे जिसमें एक एक्टिवेटर लगा हो और एक डीएक्टिवेटर लगा हो। तो जो एक्टिवेटर लगा है हमारे पास, उससे डिसाइड करेंगे इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन क्या होगी। अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो पैरा पर लगाएंगे, अगर वो मेटा डायरेक्टर है तो मेटा पोजीशन पर लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर दोनों के दोनों मेरे डीएक्टिवेटर हैं तो डिसाइड करना है वीक डीएक्टिवेटर से।
और दोनों के दोनों एक्टिवेटर हैं, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर से डिसाइड करना है इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन को। बस इतनी सी बात समझनी है। केस नंबर 1 में आप आइए, इफ वन ग्रुप इज एक्टिवेटर एंड अदर ग्रुप इज डीएक्टिवेटर, देन द पोजीशन ऑफ द न्यू इनकमिंग ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द एक्टिवेटर ग्रुप। एक एक्टिवेटर हो, एक डीएक्टिवेटर हो, तो आने वाले नए ग्रुप की पोजीशन आप डिसाइड करोगे किससे बच्चों? एक्टिवेटर से। किससे डिसाइड करोगे? एक्टिवेटर से डिसाइड करोगे। देखो एग्जाम्पल के बिना बात पूरी क्लियर होती नहीं है, तो क्लियर करो क्योंकि क्लियर करना जरूरी है, भले एक नहीं दो एग्जाम्पल लेना पड़ जाए। यहां लगा है बच्चों CH3, यहां लगा है मेरे पास NH2। अब बताओ दोनों के दोनों एक्टिवेटर हैं या नहीं है? दोनों के दोनों तो एक्टिवेटर है सर, बिल्कुल दोनों के दोनों अगर आपके एक्टिवेटर हैं, कहां दोनों एक्टिवेटर हैं? डीएक्टिवेटर भी तो है इसमें। ये आपका CH3 जो है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मान लो बच्चों, ऐसे करके हम आपको बताएं कि ये जो CH3 है और ये जो NH2 है, इनमें से ये जो CH3 है अपना, ये है एक्टिवेटर। क्या है? एक्टिवेटर। और ये अपना क्या है? डीएक्टिवेटर। क्या है बच्चों? डीएक्टिवेटर। अब ये एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर कहां से पहचान रहे हो तुम्हें? कहां से पता चल रहा है बेटा? ठीक है, कहां से पता चल रहा है? दोनों चीजें आपको पता चलनी चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास CH3 हो गया एक्टिवेटर और NH2 हो गया, ये तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है बच्चों, ये दोनों के दोनों एक्टिवेटर ही हैं। ये दोनों के दोनों एक्टिवेटर ही हैं। NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। एक्चुअली यहाँ पर जो हमने केस ले लिया वो कोई दूसरा ले लिया, जिसमें दोनों के दोनों एक्टिवेटर लगे हैं, ठीक है, वो वाला केस ले लिया हमने, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक को चेंज कर लेते हैं। अगर हमें एक एक्टिवेटर लेना है और एक डीएक्टिवेटर लेना है, ठीक, तो हम यहाँ NH2 ना लगा करके एक काम करके चेंज कर लेते हैं, इसको NO2 लगा लेते हैं, राइट बच्चों। ठीक, तो एक अपने पास डीएक्टिवेटर हो गया NO2, अब ये डीएक्टिवेटर हो गया। यही केस था अपने पास में, एक डीएक्टिवेटर हो और एक क्या हो अपने पास में, एक्टिवेटर ग्रुप हो, ठीक है। तो हम इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन एक्टिवेटर से डिसाइड करेंगे, एक्टिवेटर से डिसाइड करेंगे। और एक्टिवेटर हमारे क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इसकी पैरा पोजीशन तो पहले से फुलफिल है, तो इसका मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से ये जो है अपने पास, ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा, तो ये मेटा तो अटैक करेगा नहीं मेटा पर, ठीक। ये ऑर्थो और पैरा पर करेगा, पैरा इसके रिस्पेक्ट में पहले से फुलफिल है, इसका मतलब इसके लिए बचती है ऑर्थो पोजीशन, राइट। तो ये यहां पर अटैक करेगा। ये था केस जो आपको समझाना था। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब दूसरा केस इसका देखते हैं। When both group are activator, then position of new incoming group is decided by strong activator। जब दोनों के दोनों एक्टिवेटर लगे हों तो आप जो है किससे डिसाइड करोगे? डिसाइड कर लोगे किससे? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर से। जैसे एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। पहले केस नंबर 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर केस नंबर 3 का यहीं पर ले लेंगे, ठीक है बेटा। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर NH2 लगा है जो कि एक्टिवेटर है, यहाँ पर मेरे पास OH लगा है जो कि एक्टिवेटर है, ठीक। और इन दोनों में प्रेजेंट होने के बाद, इन दोनों के प्रेजेंट होने के बाद यहां से जो है इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और वो अटैक करना चाह रहा है। तो कहां पर वो करेगा अटैक? देखो जरा, ये जो NH2 है ये भी एक्टिवेटर, ये जो OH है ये भी एक्टिवेटर। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। तो बच्चों ध्यान दो और समझो, ये है आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये है आपका वीक एक्टिवेटर, WA मतलब वीक एक्टिवेटर, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर से डिसाइड करना है एक्टिवेटर के केस में, डीएक्टिवेटर के केस में वीक डीएक्टिवेटर से डिसाइड करना है, तो इससे डिसाइड होगा। और ये NH2 जो होता है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पोजीशन खाली है, पैरा पहले से फुलफिल है, इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो अटैक अपना करेगा किस पर? ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। ये हो गया अपना क्या? NH2, ठीक है, ये रिंग हो गई। यहाँ तो OH लगा हुआ था और ऑर्थो पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। बात समझ में आई? तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर से डिसाइड कर लिया आपने, ठीक। अगर इससे डिसाइड करते तो यहाँ लगता या फिर यहाँ लगता। क्लियर? चलिए तीसरे केस की बात करें तो तीसरे केस में अगर एक अपने पास में क्या हो बच्चों, एक नहीं दोनों के दोनों डीएक्टिवेटर हो, देन पोजीशन ऑफ न्यू इनकमिंग ग्रुप किससे डिसाइड करेंगे हम? वीक डीएक्टिवेटर से। किससे डिसाइड करेंगे? वीक डीएक्टिवेटर से डिसाइड करेंगे। देखो जरा यहाँ पर हम ग्रुप्स को चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा हो, ग्रुप्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब इनको कर लिया हमने चेंज। यहां पर मैंने कह दिया मेरे पास NO2 लगा, यहां पर मैंने कह दिया मेरे पास CN लगा, ठीक है। और यहां पर मुझे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा, तो पहले तो इनका नेचर डिसाइड करना पड़ेगा।
तो नेचर डिसाइड करो। ये NO2, ये CN, दोनों के दोनों क्या है बच्चों? डीएक्टिवेटर। तो ये NO2 जो है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, SD। ये आपका वीक डीएक्टिवेटर है, क्लियर है, वीक डीएक्टिवेटर है। तो हमें वीक डीएक्टिवेटर से डिसाइड करना है। और वीक डीएक्टिवेटर, और ये CN जो है ये है कैसा? ऑर्थो डायरेक्टर की मेटा डायरेक्टर? तो भैया ये -R शो करता है, मेटा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर। CN से डिसाइड करना है और ये मेटा डायरेक्टर है, मतलब CN के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर अटैक कराना है। कहां पर बेटा? मेटा पोजीशन पर, ठीक है। अच्छा देखो जरा, यहां से ये तुम्हारे पास हो जाएगा NO2, सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे पास हो जाएगा CN, सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। मेटा पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में होगी बच्चों यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है तुम्हारा वो यहाँ पर अटैक करेगा। डिसाइड किससे किया है? इससे डिसाइड किया। बात क्लियर कट समझ में आ गई कि एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर अगर होंगे तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे चीजों को, किस तरीके से हम बताएंगे कि कौन कहां पर जाएगा, कौन कहां पर नहीं जाएगा। बात क्लियर है? सबको समझ में आ रही है बात? ठीक। तो ये याद रखिएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर तीसरी बार आपको सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा तो कहां पर सब्स्टिट्यूशन कराओगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जो कि 5 रिएक्शंस होती हैं, बार बार हम लोग पढ़ते हैं, उन पांचों रिएक्शंस को यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, और ये पांचों रिएक्शंस आपकी हर चैप्टर में आती जाती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो इन पांचों को एक ही बार में यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग समेट सकते हैं। ये है अपने पास बेंजीन, ठीक है। अभी बेंजीन पर बता रहे हैं, बाकी आगे एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन की, टोलुइन की, सबकी बताएंगे, फिनॉल की बताएंगे, हेलोएरिन्स की बताएंगे, उधर जो है आप जब जाओगे बेंजोइक एसिड की बताएंगे, ठीक। सबकी मिलेंगी आपको देखने के लिए, क्लियर है। चलिए, इसके बाद बच्चों जो 5 रिएक्शंस होती हैं उन पांचों रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। 5 एरो हमारे लगेंगे क्योंकि 5 रिएक्शन होती हैं, 3, 4 और फिर 5, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे आओ, समझो जरा बातों को। हेलोजिनेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? हेलोजिनेशन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब रिएक्शन विद हेलोजेंस, ठीक है। तो क्या होगा? X2 रिएजेंट इसका, और कोई लेंगे हम यहाँ पर हेलोजन कैरियर। क्या लेंगे? हेलोजन कैरियर। जैसे मैंने मान लो Cl2 लिया तो FeCl3 ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, ये हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर का काम क्या होता है? हेलोजन को कैरी करके लेके जाता है। उसको आपको दिखाएंगे जब हम मैकेनिज्म के साथ वहां पर पढ़ाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तब, ठीक है। दूसरी चीज हम कराएंगे नाइट्रेशन। क्या कराएंगे? नाइट्रेशन, ठीक। नाइट्रेशन में क्या होता है? कंसंट्रेट HNO3 इसका रिएजेंट होता है, प्लस कंसंट्रेट H2SO4, प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सल्फोनेशन हम लोग कराते हैं इसमें, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन का जो रिएजेंट होता है बच्चों वो होता है कंसंट्रेट H2SO4, ठीक। अगला हम कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका जो रिएजेंट होता है हमारे पास में वो होता है कोई भी एल्काइल हैलाइड RCl टाइप से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। एक लास्ट होता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? हम RCOCl ले सकते हैं, या एसिड हैलाइड, या फिर एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं, RCO का होल ट्वाइस O, ठीक। इसको ले सकते हैं किसकी प्रेजेंस में? वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, राइट। अब इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स की, कि हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं और इनकी जो अटैकिंग स्पेसीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन हेलोजन से होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर हेलोजन लग जाएगा, ठीक। यहाँ पर नाइट्रेशन में NO2 इलेक्ट्रोफाइल आकर के इसको रिप्लेस कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, तो यहाँ पर अपना NO2 जुड़ जाएगा। यहाँ पर अपना क्या जुड़ जाएगा? SO3H, सल्फोनेशन है ना, SO3H। पीछे आपको मैंने जो है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए थे, वहां पर आपको 4 बताए थे,
चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में और एक बताया था न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में, ठीक है। वो यहीं से आए थे पांचों। मैंने आपको बताया था कि ये पीछे मिलेगा। अब आपकी जो चेन जुड़ती चली जाएगी यहाँ से, ये एल्काइल बेंजीन बन जाएगी आपकी कोई, और ये जो है आपकी एसाइल बेंजीन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा आपको वो COR+ मिलेगा। ठीक, इन सबके इलेक्ट्रोफाइल्स लिख लेते हैं कि इन सबके इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा अपना X+, जिसको हेलोनियम आयन बोला था। इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा अपने पास NO2+, जिसको नाइट्रोनियम आयन बोला था। और इसका इलेक्ट्रोफाइल स्पेशल हुआ करता था SO3, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा था आपने। ये आपका R+ होगा इसका इलेक्ट्रोफाइल, जिसको एल्काइल कार्बोकैटाइन बोलोगे। और इसका जो होता है वो RCO+ होता है, जिसको एसाइल कार्बोकैटाइन बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? एसाइल कार्बोकैटाइन बोलोगे। बात समझ में आई? अब इसमें भी ये बातें हो गई आपकी। इस तरीके से ये 5 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये आपको आगे के सभी चैप्टर्स में देखने के लिए मिलती रहेंगी, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप लोगों को सीख लेना चाहिए यहीं पर। क्लियर बेटा? ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे, थोड़ी सी बात आगे की करते हैं। यहाँ पर जो हेलोजिनेशन हम लोग करा रहे थे, उसमें हम आयोडोनेशन भी तो करा सकते हैं। तो जब हम आयोडोनेशन कराते हैं तो आयोडोनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। क्यों रिवर्सिबल होता है? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ध्यान देंगे, आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HI। HI की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, टूट जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो आयोडोनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3। बच्चों यहाँ रिड्यूसिंग नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3, लाइक HGO, ETC वगैरह वगैरह। ठीक है ना? ये हमारे पास होने चाहिए, इसकी प्रेजेंस में कराते हैं। बात क्लियर हुई? अच्छा, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में बच्चों हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें आपको एक जो मैं ऑर्डर बनाऊंगा वो ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। टोटल 7-8 रिंग आपकी बनेंगी और उससे क्वेश्चन हर बार आपका पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से आप लोग भी 7-8 रिंग बना के सारी बातें एक साथ में ही खत्म कर दीजिए। सारी बातें एक ही बार में खत्म कर दीजिए। कितनी हो गई बेटा? बहुत सारी हो गई। 2, 4, 6, 7, अभी एक और बची है। 8 बनाने के लिए बोला था ना? ठीक है, वेरी गुड। बच्चों यहाँ पर ग्रुप्स कुछ लगाते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास NH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पर मेरे पास OH ग्रुप लगा है, मतलब पहला वाला एनिलीन है, दूसरा वाला फिनॉल है। और यहाँ पर मेरे पास OR लगा है, यहाँ पर मेरे पास R लगा है, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं लगा। यहाँ मेरे पास Cl लगा है, यहाँ मेरे पास Cn लगा है, और यहाँ पर मेरे पास NO2 लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्डर बताना है, तो ध्यान दो, जितना ज्यादा एक्टिवेटर लगा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से हो पाएगा। तो आप देखोगे अगर नजर दौड़ा करके, तो ये आपके सारे के सारे एक्टिवेटर है। यहाँ क्या है? एक्टिवेटर है। और एक्टिवेटर में भी जो आपको एक्टिवेटिंग पावर लिखवाई थी उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा एक्टिवेट तो ये करेगा, फिर ये करेगा, मतलब इसी की रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा। इसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं लगा है तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। ये सारे के सारे डीएक्टिवेटर लगे, लेकिन यहाँ देखो डीएक्टिवेटिंग पावर की बढ़ती हुई वो दी गई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक वीक डीएक्टिवेटर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है वो तो डीएक्टिवेट ज्यादा कर देगा ना। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? डीएक्टिवेटर। जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है वो हमारा आएगा एकदम लास्ट में, डीएक्टिवेटर है ये। राइट, तो ये इसकी रिएक्टिविटी होगी, फिर इसकी रिएक्टिविटी होगी, चाहे जैसे भी। बिल्कुल बेटा इस बात को याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। मोर विल बी द एक्टिवेटिंग पावर, मोर विल बी द रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? मोर विल बी द डीएक्टिवेटिंग पावर, लेस विल बी द रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस इतनी बात आपको अच्छे तरीके से पढ़नी थी। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की अगर बात की जाए बच्चों, तो हमारे पास टोटल 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, और इसके बाद लास्ट में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 टाइप की रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी। आइए अब हर एक रिएक्शन को, हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन को डिटेल में जानते हैं। अगर बच्चों मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। तो ये हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का डिवीजन होगा, 3 कैटेगरी में हमने इनको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इनको शॉर्ट में हम लोग FRS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FRS बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इनको शॉर्ट में हम लोग NSR बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इनको शॉर्ट में हम लोग ESR बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है ना? अब इसके बाद में आपको ये बातें समझनी है। अभी फिलहाल तो जब चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो हर एक चैप्टर में ये बताएंगे कि क्यों जो है ये फ्री रेडिकल है, क्यों न्यूक्लियोफिलिक है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है। बाकी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ये एल्केन में मिलती हैं देखने के लिए आपको। कहाँ पर बच्चों? एल्केन्स में देखने के लिए मिलती हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो है आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो ये हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन कंपाउंड्स और अल्कोहल्स में देखने के लिए मिलेंगे, अल्कोहल्स में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं ये हमें देखने के लिए मिलती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। हम बोल सकते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अब फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो हमारे पास में होती हैं, इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस में हमारे पास में टोटल 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है, 3 स्टेप मैकेनिज्म। पहला स्टेप हमारा चेन इनिशिएशन होता है, दूसरा स्टेप हमारा चेन प्रोपेगेशन होता है और तीसरा स्टेप हमारा चेन टर्मिनेशन होता है। ठीक है ना? तो टोटल हमारे पास में यहाँ 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है और इस 3 स्टेप की मैकेनिज्म में हमें तीनों स्टेप को अलग अलग सीखना है। तो देखिए चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, कोई भी हमारे पास में जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल कंपाउंड फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास ये X2 है, हेलोजन है, और ये हेलोजन लाइट की प्रेजेंस में 2x फ्री रेडिकल में ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक, अब ये स्टेप मेरा जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। कैसा होगा? एंडोथर्मिक स्टेप, एंडोथर्मिक स्टेप। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेन प्रोपेगेशन की, तो चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक्स फ्री रेडिकल हो, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो हमारे पास आर एच है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किस में, एच एक्स में, और आर जो है वो हमारा हो जाएगा फ्री रेडिकल। प्लस में हम लिख सकते हैं आर फ्री रेडिकल। तो ये एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना? ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप हो जाएगा और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक्सोथर्मिक स्टेप होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पर हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप की। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, X2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये दो फ्री रेडिकल मेरे आर फ्री रेडिकल और एक्स फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। ठीक, या जो है मेरे पास में आर फ्री रेडिकल और आर फ्री रेडिकल ऐसे भी हो सकते हैं। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आर एक्स बन जाएगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर एक्स बन जाएगा, और ये जो होगा मेरे पास आर आर बन जाएगा। मतलब सारे के सारे न्यूट्रल बन रहे हैं। तो ये स्टेप जो होता है मेरा, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है?
एक्सोथर्मिक। तो यहां पर हमारे पास में दो स्टेप एक्सोथर्मिक है और एक स्टेप हमारे पास एंडोथर्मिक है। तो अगर हम बात करें कि जो चेन टर्मिनेशन हम देख रहे हैं वो हमारा चेन इनिशिएशन का रिवर्स है। इसमें क्या है, दो फ्री रेडिकल जुड़ के न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, इसमें न्यूट्रल कंपाउंड टूट करके दो फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है ना। तो चेन टर्मिनेशन इज रिवर्स ऑफ चेन इनिशिएशन। और ओवरऑल रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि दो स्टेप एक्सोथर्मिक है और एक स्टेप हमारा एंडोथर्मिक है, तो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बात क्लियर है। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म हुई। इसके बाद कुछ छोटी छोटी सी चीजें हमें जान लेनी चाहिए, जैसे जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, पैराबेंजोक्विनोन और डाइफिनाइल एमीन, ये फ्री रेडिकल इनहिबिटर होते हैं। इस पॉइंट को आपको अलग से याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी में हम लोग पढ़ते हैं, बार बार पढ़ा है हम लोगों ने कि F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Cl2 से, Cl2 की ज्यादा होती है Br2 से, और Br2 की ज्यादा होती है I2 से, राइट। और I2 की इतनी कम रिएक्टिविटी होती है कि ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक। और F2 जो है आपका, ये देता है हमें वायलेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन देता है, वायलेंट रिएक्शन। वायलेंट मतलब विस्फोटक रिएक्शन देता है, इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होती है। और जो आयोडोनेशन है वो क्या होता है, स्लो, बहुत स्लो और रिवर्सिबल होता है। तो ये देखेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HI, आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल, हेंस डन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3 और HgO भी यूज कर सकते हो आप। ये आपको आगे भी बार बार मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की रिएक्शंस की, जो हम लोगों ने देखी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से, ठीक है ना। तो अब हमारी बात होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हमारे पास में होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारे पास SN1, दूसरी होती है हमारे पास SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग शॉर्ट में NSR भी बोलते हैं। यहाँ जो SN1 का मतलब है, S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म SN1 की 2 स्टेप की होती है, जबकि SN2 की मैकेनिज्म जो होती है वो हमारी सिंगल स्टेप की मैकेनिज्म होती है। अब इसमें जो हमारे पास 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है, उसमें जो दोनों स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, उनको देखेंगे जरा। इसमें RX जो होता है वो हमारा आयनाइजेशन पर R प्लस और X माइनस में ब्रेक होता है, R प्लस प्लस X माइनस में ब्रेक होता है। और ऐसा कब होगा, ऐसा होगा हमारा आयनाइजेशन पर। और ये स्टेप जो होता है हमारा स्लो स्टेप होता है आयनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये होता है स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है हमारा वही हमेशा रेट को डिटरमाइन करता है। इसी को हम बोलते हैं RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप हमारा होता है, उस सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो हमारा कार्बोकैटायन बना था फर्स्ट स्टेप में R प्लस, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। और ये स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर फुल चार्ज सेपरेशन है, आर के पास प्लस चार्ज और न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होंगे और RNU इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो रेट होती है हमारी dx/dt जिसको बोल सकते हैं, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्काइल हैलाइड के। एल्काइल हैलाइड Rx पर डिपेंड करती है, जबकि SN2 में रिएक्टेंट और इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है हमारा, दोनों पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो होगा नहीं यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम SN2 की बात करते हैं तो SN2 हमारी सिंगल स्टेप की मैकेनिज्म होती है। इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ में होते हैं दोनों। कैसे होते हैं देखेंगे जरा। ये मेरे पास RX है और ये RX जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और यहां से क्या होगा,
हमारे पास एक हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और यहाँ पर ये जो है मेरे पास R हो जाएगा, ये मेरे पास X हो जाएगा। ठीक है, ये जो बनेगी हमारे पास, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट होती है और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। ठीक है ना, तो इतना ये बनने के बाद फिर क्या होता है, ये साइमल्टेनियसली ब्रेक हो जाता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा जुड़ जाता है R के साथ में, और जो X होता है हमारा X माइनस के फॉर्म में लीव कर जाता है, X माइनस के फॉर्म में लीव कर जाता है। ये जो बना हमारे पास, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। बात क्लियर हो रही है? चलिए, यहाँ पर जो हमारी रेट होती है, जिसको हम लोग dx अपॉन dt से लिखते हैं, वो हमारी Rx पर भी डिपेंड करती है, मतलब एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करती है, और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है, और दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब दोनों की पावर 1 1 होगी तो इनको ऐड करेंगे, तभी इसका ऑर्डर जो होता है वो 2 आता है, और इसका ऑर्डर कितना आता है, 1 आता है। इसीलिए इसको हमने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर, और इसीलिए इसको हमने बोला था सेकंड ऑर्डर। ठीक है ना, तो अब ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी कि क्यों फर्स्ट ऑर्डर था, क्यों ये सेकंड ऑर्डर था। सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहले ही बता चुका, 1 आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट SN1 की अगर बात करें तो इसमें हमारा कार्बोकैटाइन हुआ करता था, हेंस रिएक्टिविटी का ऑर्डर, हमने कहा था कहीं कार्बोकैटाइन बनेगा तो आपका ऑर्डर जो है 3 to 1 होगा, और यहाँ पर कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है उल्टा हो जाता है, मिथाइल 1 2 3 हो जाता है। ठीक है ना, दूसरी चीज ये है कि जो हमारे बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की ग्रुप का मतलब बड़े बड़े ग्रुप, एंड पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, कैसे सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, वो फेवर करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। यहाँ पर क्या है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं हमारे, और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं, वो फेवर करते हैं किसको, SN2 मैकेनिज्म को। किसको फेवर करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो ये बातें आपको याद रखनी है, अच्छे से सीखनी है, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं, और आपको अच्छे तरीके से ये चीजें आनी चाहिए। आइए अब इसको और ज्यादा डिटेल में मैं आपको सिखाता हूँ, बना करके बताता हूँ पूरा, कि किस किस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री इनकी देखते हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 की मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक कोई कायरल कार्बन C2H5, यहाँ से C3H7 और Cl। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कायरल बना लिया। ठीक है ना, इसको बना लिया हमने कायरल कार्बन, तो ये कायरल कार्बन हो गया। अब इस पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो सबसे पहली चीज तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर आकर के अटैक करेगा। कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये अपने पास न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल आया और ये अटैक करेगा। तो ये अटैक करने के लिए ये Cl लीव करेगा, तो ये सामने से भी अटैक कर सकता है, ऐसे करके जहां Cl जुड़ा है वहां पर भी जुड़ सकता है। दूसरी चीज ये है हमारे पास कि ये जो है पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं हमारे पास में, दोनों जब चीजें हैं तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमें टोटल 2 प्रोडक्ट यहाँ मिल सकते हैं, एक CH3 C2H5 C3H7 और यहाँ पर Cl। Cl जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा किससे, न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल से। दूसरी चीज बेटा, इसमें जो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता था वो वाला स्टेप हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि 2 स्टेप होते हैं वो आपको पता है। ठीक है ना, दूसरी चीज ये हो सकती है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड से अटैक कर जाए, C2H5 CH3, यहाँ से अपने पास C3H7। ठीक, तो ये 2 तरीके हो सकते हैं अपने पास में, 2 बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये था, ये तो था टर्सरी एल्काइल, ठीक है ना, हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो प्रोडक्ट जहां से Cl हटा है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट हमारा रिटेंशन से बना होगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो इन्वर्जन से बना होगा। अपोजिट में जब अटैक किया है तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन। जहां रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर बना है। क्या बना है, रेसिमिक मिक्सचर बना, रेसिमिक मिक्सचर बना। बात क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद यहां पर हम ये देखेंगे, इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड
is optically active, there is retention as well as inversion in the configuration, मतलब racemic mixture takes place। ठीक, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन बोलेंगे। बात क्लियर है? तो क्या हम रिएक्शन को बोलेंगे और कब किस कंडीशन में, अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है तो कितने प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, इस चीज को जानना था और समझना था। चलिए, इसके बाद अब आते हैं SN2 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? मेरे पास टर्सरी नहीं लेंगे इसमें, इसलिए क्योंकि ये टर्सरी में नहीं, प्राइमरी में ज्यादा रिएक्टिविटी होती है इसके लिए, SN2 के लिए। यहाँ H ले लिया, यहाँ पर मान लो ड्यूटीरियम ले लिया और यहाँ पर Cl ले लिया, और इस पर जो है SN2 रिएक्शन करानी है। यहाँ से जो है मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन हमारी कौन सी हो रही है? SN2 हो रही है। SN2 रिएक्शन में हमेशा जो अटैक होता है बच्चों, वो पीछे से होता है, बैक साइड से होता है, बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है ना? तो जो बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मेरा हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा मेरा R, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा D, और यहाँ पर जो है जो Cl था, और यहाँ पीछे से आकर के अटैक करेगा OH, ठीक है। और ये जो बनी है हमारे पास, ये बनी है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनी है? ट्रांजिशन स्टेट, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। ट्रांजिशन स्टेट बनी है, और ये हमारी क्या होती है? हाईली अनस्टेबल। तुरंत जो है ये टूट जाती है। न्यूक्लियोफाइल अपना जो है, इस कंडीशन में ना बॉन्ड पूरा बना होता है ना ब्रेक होता है पूरा, मतलब अब यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, और Cl वाला जो बॉन्ड था अपना वो टूट जाएगा। RH, D, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पर Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि SN1 में दो प्रोडक्ट मिल रहे थे अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो। सिंगल प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, इसका रोटेशन भी चेंज होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इसको बताया था वॉल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको बोला जाता है वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? वॉल्डेन इन्वर्जन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉल्डेन इन्वर्जन, इसको वॉल्डेन इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? चलिए, अब इसके बाद आगे आते हैं, एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस हमारे पास में क्या होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो हेडिंग होगी अपनी एडिशन रिएक्शंस। अब देखिए, एडिशन रिएक्शंस के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कौन कौन एडिशन रिएक्शंस शो कर सकता है, कौन कौन एडिशन रिएक्शंस को शो नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास कि कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड। अगर उसे एडिशन रिएक्शन शो करनी है तो कंपाउंड के पास कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना? दूसरी चीज, पाई बॉन्डेड कार्बन शुड नॉट बी अटैच विद माइनस आई ग्रुप। पाई बॉन्डेड जो कार्बन हो वो माइनस आई ग्रुप से अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद में हमारे पास में है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच गिव एडिशन रिएक्शन, कौन एडिशन रिएक्शन देगा। तो चलिए, जो ऊपर की कंडीशन पड़ी है उसके हिसाब से सॉल्व करके देख लेते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2 बताना है आपको, ये देगा कि नहीं देगा। दूसरा है मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा है मेरे पास RCN, और चौथा है मेरे पास RCO, RCO R डैश, कीटोन, ठीक है ना? कीटोन। तो इसमें आपको बताना है, और अच्छा चलो ले लो RCOOH, ठीक है? RCOCl, ठीक है? अब इसमें कौन कौन जो है वो हमारा एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है? ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, और ये कर सकता है। बाकी ये नहीं देता एडिशन रिएक्शंस, ये नहीं देता है। अब आपको याद ये बात रखनी है कि ये सिर्फ 4 कंपाउंड है, ओनली दीज 4 कंपाउंड्स गिव एडिशन रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ये 4 कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शंस देते हैं, बाकी कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। कौन कौन से 4? एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, राइट? चलिए, ये बात आपकी क्लियर हुई। आगे आते हैं। एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं हमारी, वो भी 3 तरीके की होती हैं एडिशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल एडिशन,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। अब इनके एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल्स में सबसे पहली चीज यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगाते हैं हम लोग। अगर एंटी मार्कोनिकॉप रूल लगता कब है, तो वो लगता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। बच्चों अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, नॉट एल्काइंस, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में लगता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी को हम लोग खरस पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए कहाँ पर, एल्कीन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, एल्कीन में और एल्काइंस में देखने के लिए मिलती हैं। इनको भी हम आपको बताएंगे वहीं पर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स में मिलती हैं देखने के लिए, और कुछ एल्काइंस जो होती हैं वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं। तो ये बातें अभी फिलहाल के लिए तो याद रख लीजिए, बाकी जो जो चैप्टर्स आते जाएंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में हम इनको बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास एडिशन रिएक्शंस भी तीन तरीके के हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की हम बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नाम से पता चलता है कि इसकी फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होगी। और ये कैसी होगी, स्लो स्टेप होगा हमारे पास, और स्लो स्टेप कैसा हुआ करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ करता है, ठीक है ना। कैसे कैसे करके ये रिएक्शन होती है उसको देखो जरा, आर सी ओ आर डैश, और ये जो है हमारा रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में। स्टेप कैसा होगा ये हमारा, स्लो स्टेप होगा। कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप ही मेरा कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसमें पूरा कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए ये स्लो स्टेप होगा। होगा क्या यहाँ से देखो जरा, सुनना, यहाँ से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा कार्बन के पास, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हो गया सी, यहाँ बन जाएगा मेरे पास एन यू, ये हो गया मेरा आर डैश, और ये हो गया ओ माइनस, ठीक है। इसके बाद में H प्लस जो है वो ऑक्सीजन पर बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज सेपरेशन है, तो इसीलिए ये स्टेप मेरा कैसा होगा, फास्ट स्टेप होगा। और यहाँ से बन जाएगा आर सी आर डैश, ये हो जाएगा मेरे पास ओ एच, यहाँ से ये हो जाएगा न्यूक्लियो फाइव, और ये जो बना हमारा फाइनली ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, राइट। इसके बाद रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी इस पर अटैक कर जाएगा, क्योंकि अटैक तो न्यूक्लियोफाइल को ही करना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो ये जितना जल्दी अटैक इसके ऊपर करेगा उतनी तेजी से रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो यही है ना। तो रिएक्टिविटी जो होगी वो डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, और ये कितनी जल्दी अटैक कर पाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितनी तेजी से ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बच्चों यहाँ पर छोटी छोटी सी मेरी तीन बातें याद रखना। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, क्या बोला मैंने, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। दूसरी बात है, एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तीसरी बात है, साइक्लिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन ओपन चैन कीटोन्स। जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं वो ओपन चैन कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। बस ये तीन बातें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है और आपका काम हो जाएगा। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, साइक्लिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन ओपन चैन कीटोन्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ जरा कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप कैसे बताओगे। जैसे मेरे पास में पहला है HCHO, दूसरा है CH3CHO, तीसरा है मेरे पास में RCOR, ठीक है। चौथा है मेरे पास में PH मतलब फिनाइल, COR, और पांचवा है मेरे पास PHCHO, छठा है मेरे पास PH मतलब फिनाइल, COPH। आपको अरेंज करना है इनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो बताओ हमने क्या पढ़ा है यहाँ तीन पॉइंट्स में, हमने यही बात पढ़ी है कि एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव, उसमें भी जो छोटा एल्डिहाइड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो मतलब फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, और फिर उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाला पांचवे की हो जाएगी, फिर इसके बाद तीसरे की हो जाएगी,
एलिफैटिक है, और फिर चौथे की हो जाएगी, और फिर लास्ट में जो है 6 की हो जाएगी। ये किसका ऑर्डर होगा अपना? रिएक्टिविटी का ऑर्डर। बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद में खैर अरेंज यहाँ करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, मैंने आपको पहले करके बता दिया। रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स जो होती है वो डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। किस पर डिपेंड करती है? स्टेरिक हिंड्रेंस पर। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव सिंगल प्रोडक्ट, और जो अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं, जिसमें 50% क्या होता है डी और 50% क्या होता है एल, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसके बारे में डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या है? यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना। तो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो नेगेटिव चार्ज पर जाकर के अटैक कर देगा, प्लस चार्ज तो बचा रह जाएगा। और ये पाई कहाँ जाती है? एल्कीन और एल्काइन में देखने के लिए मिलती है हमें। क्या होती है मैकेनिज्म? इसकी मैकेनिज्म भी सीख लेते हैं चलिए। जैसे मेरे पास में ये कोई एक कंपाउंड है एल्कीन, इसका ये वाला बॉन्ड जो है मेरा इस तरफ शिफ्ट हो रहा है कार्बन की तरफ। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है मान लेते हैं, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर अटैक करने वाला जो है वो कौन होगा? अटैक करने वाला यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसा स्टेप होगा? पहला स्टेप है स्लो स्टेप होगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन यहाँ पर है नहीं। और अगर स्लो स्टेप है तो आपने पढ़ा है कि यही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपके पास? सी, सिंगल बॉन्ड सी, सी, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस पर आ जाएगा पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये बन गया अपना कार्बोकैटायन। क्या बन गया? कार्बोकैटायन। और यही कार्बोकैटायन जो है अपना क्या है? इंटरमीडिएट है। ठीक, तो अब ये कार्बोकैटायन बन गया, तो अब अपने पास में दूसरा स्टेप भी तो होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो हमारा इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बचा होगा वो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा? जो कार्बन है हमारे पास उसी कार्बन पर जिस पर है प्लस चार्ज, यहाँ पर आकर के हमारा जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ जुड़ा था हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये बन जाता है अपना क्या? प्रोडक्ट। ये क्या बन जाता है? अपना प्रोडक्ट बन जाता है। बात समझ में आई? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन जो है वो डिपेंड करती है कि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बातें हों। इसके बाद अब आते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस पर। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस हमारी कौन सी रिएक्शंस होती हैं? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस हमें देखने के लिए मिलती हैं, मैंने पहले ही बताया था, खरेस पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr ओनली। बच्चों ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूं एडिशन ऑफ HBr ओनली ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक्स प्लेस अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसके अपोजिट, मार्कोनिकॉफ्स रूल के अपोजिट कराते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक, या इसी को बोलते हैं खरेस पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? खरेस पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखेंगे इसकी। तो रिएक्शन होती है हमारे पास आर CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ले लेंगे एरो के ऊपर पर, मान लो ये रिएक्शन बेंजोइल पर की प्रेजेंस में हो रही है, बेंजोइल पर, तो ये बनेगा अपने पास RCH2CH2Br। ठीक है ना, तो इस तरीके की ये रिएक्शन हो जाएगी। मार्कोनी काप में हम क्या करते थे? ये वाला जो Br होता था उसको जोड़ते थे हम इस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम होते थे, जबकि यहाँ पर हमने अपोजिट टू मार्कोनी काप जोड़ा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल बोल रहे हैं। बात क्लियर हो गई बच्चों? उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं इलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो इलिमिनेशन रिएक्शंस जो है हमारे पास लास्ट रिएक्शन होंगी। इसमें क्या होता है? इलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि रीअरेंजमेंट जो होता था वो मैं आपको पीछे ही पढ़ा चुका हूँ, है ना।
पीछे हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, एल्काइल चेन ऑफ द मोर देन 3 कार्बन कैन नॉट बी मोर देन 2 कार्बन कैन नॉट बी अटैच डायरेक्टली। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट कराते थे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एक तो हमारे पास होती है अल्फा एलिमिनेशन, क्या चीज, अल्फा एलिमिनेशन, जिसको हम लोग 1,1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1,1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहां पर होती है ये, CH, Cl, Cl, ठीक है। यहां से हमारा रिमूव हो जाता है क्या, HCl। तो एक ही कार्बन से देखिए दोनों चीजें रिमूव हो रही हैं, उसी कार्बन से मेरा Cl रिमूव हो रहा है, उसी कार्बन से H रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन। यहाँ पर माइनस में निकल जाएगा HCl और फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे पास डाइक्लोरोकार्बीन का, CCl2। पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने पीछे, डाई क्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छा, इसके बाद में बीटा एलिमिनेशन दूसरा होता है हमारे पास। दूसरा क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा पोजीशन से हेलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है ना। बीटा एलिमिनेशन, या इसी को बच्चों हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर इसी को डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। हालांकि इसके एग्जांपल्स कई सारे होंगे, वो अभी आगे मिलेंगे आपको, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन वगैरह। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन से हेलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से C, यहाँ से H, यहाँ से HCHHX, और यहाँ से रिमूव होगा मेरे पास से अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यहाँ से निकल जाएगा HX, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, ऐसे करके। हालांकि HX नहीं, यहाँ से KX निकलता है और H2O निकलता है, मतलब रिमूवल H का और X का होता है, ठीक है ना, इसके साथ में। तो ये निकल जाएगा H, यहाँ पर बचेगा C, यहाँ पर बचेगा H, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H। प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास एल्कीन, बीटा एलिमिनेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया एल्कीन का। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास में क्या क्या आ सकता है बच्चों। एग्जाम्पल्स में हमारे पास डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, रिमूवल ऑफ HX का रिमूवल होता था। डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH लिया था, है ना। तो हम अल्कोहलिक KOH ना लेकर के हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसे NaNH2 और KNH2 यूज कर सकते हैं, R3N भी यूज कर सकते हैं। तीसरा अल्फा बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल डी हेलोजिनेशन भी हो सकता है, जिसमें रिमूवल ऑफ H2 होता है। और डी हेलोजिनेटिंग एजेंट जो होता है अपने पास में, वो होता है अल्कोहलिक जिंक डस्ट। क्या होता है, अल्कोहलिक जिंक डस्ट, ये हमारे पास में क्या होता है, डी हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद में बच्चों याद रखिएगा ZnX2 हम लोग निकालेंगे, ये वाली रिएक्शन आपको जो है एल्कीन्स में मिलेगी, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, वहीं पर आप इसको सीखेंगे पूरी तरीके से। अभी खाली एग्जांपल याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है E1 और एक होती है E2। तो E1 और E2 रिएक्शंस को हमें अच्छे तरीके से सीख, जैसे SN1 और SN2 हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरीके से होगा। SN1 में हमारी 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती थी, ऐसे ही E1 में 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी। ऐसे SN2 में हमारी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती थी, तो यहाँ E2 में हमारी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगी। बेसिकली यहाँ पर एलिमिनेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड CH3 और यहाँ पर Cl। जब इसमें से एलिमिनेशन कराएंगे हम, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से
ये जो Cl है आपका वो हो जाएगा एलिमिनेट। ये बन गया अपना कार्बोकैटायन और Cl एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन में तो हाइड्रोजन अब निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही निकलने की गुंजाइश है यहाँ पर। तो ये जो मेरे पास CH3 है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं आपको समझाने के लिए, तो आप बहुत तेजी से समझ जाओगे। यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो क्या कंडीशन मिलेगी, CH3, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास CH3। तो ये एक एल्कीन का फॉर्मेशन एलिमिनेशन रिएक्शन से, एल्काइल हैलाइड से इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये एल्कीन बन जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में सिंपल सा, मेरे पास ये CH2, ये मेरे पास CH2, यहाँ पर H ले लिया, और यहाँ पर हमने Cl ले लिया। यहीं से सीधे सीधे क्या कर देंगे, रिमूवल हो जाएगा HCl का। याद रहे ये HCl ऐसे नहीं निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट में होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ H और इलेक्ट्रोफाइल के साथ में Cl ऐसे करके निकलेगा। बनेगा क्या यहाँ से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ये सब एक ही स्टेप में होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, जैसे SN2 में फॉर्म होती थी उसी तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, हेंस नो रीअरेंजमेंट, हेंस नो रीअरेंजमेंट, और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी की बात कर ले, तो यहाँ पर तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, कार्बोकैटायन फॉर्म। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, 3 to 1। दूसरी चीज, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता था, यहाँ पर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। इसके बाद अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करते हैं E2 में, तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म। जो हमारी एल्कीन होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर रिएक्टिविटी की ऑर्डर जो होगा वो होगा आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करती है। तो बच्चों ये सारी बातें थी आपकी E1 और E2 के बारे में, और इस तरीके से आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का ये लास्ट लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों का डिटेक्शन, एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा डिटेक्शन, एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन का। अच्छे तरीके से उसको भी पढ़ेंगे, और क्लास 11th की केमिस्ट्री में फिर हमारे पास खाली हाइड्रोकार्बन बचा रह जाएगा, बाकी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट होने वाली है। थैंक यू सो मच।